दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपनी पहली प्रत्याशी सूची जारी की। इसमें 39 लोगों के नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज की सियासत, आज की राजनीति के लिए उसकी एक तरह से तस्वीर पेश करती है ये बात। और वो ये है कि जब कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से पूछा गया लिस्ट जारी करने के तत्काल बाद, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नेताओं का नाम है जो बहुत पार्टी के प्रमुख नेता हैं, कोई चीफ मिनिस्टर रह चुका है, कोई बड़े पद पर रहा है, तो जो ऑलरेडी किसी विधानसभा का मेंबर है, कोई कोई किसी और पदाधिकारी है, उसको लड़ाने का क्या मतलब है? वो तो आपकी पार्टी के लिए कैंपेनर बढ़िया हो सकता है, स्टार प्रचारक हो सकता है, उसको आप इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में कि वो फंस जाए? तो केसी वेणुगोपाल ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम जानबूझकर अपने टॉप नेताओं को इस बार चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे उतारेंगे और उतार रहे हैं, क्योंकि लॉयल्टी का भी मसला इस वक्त है भारत की राजनीति में। यानी उनके कहने का जो मतलब था, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों सच पूछिए तो एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में मैं कह सकता हूं कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जिस तरह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, तोड़फोड़ कर रही है पार्टियों में, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सत्ता में होने के बावजूद, वो छोटी छोटी पार्टियों से, अपोजिशन के अन्य जो थोड़े से मझोले या बड़े दल हैं, अब बड़े दल तो बहुत कम रह गए हैं। कांग्रेस जो एक समय इतना बड़ा दल था, उसकी हालत देख लीजिए क्या है आज, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, इसी तरह से कितनी राज्य सरकारें उनकी हैं, बहुत कम है। अभी हिमाचल में हमने देखा क्या हुआ, 6-6 विधायक चले गए हरियाणा के एक गेस्ट हाउस में, जिस दिन वहां पर चल रही थी बात राज्यसभा की। तो राज्यसभा के चुनाव ही की बात केवल नहीं है, अन्य मसलों पर भी कई बार अचानक कोई स्प्लिट हो जाती है, अचानक किसी को तोड़ तोड़ लिया जाता है, अचानक उसको कोई कोई एजेंसी अचानक परेशान करती है और वो मेंबर कांग्रेस का या किसी विपक्षी दल का ऑल ऑफ सडन वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाता है। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हाँ, एनसीपी के नेताओं को भी देखा, शिवसेना के भी नेताओं को देखा। तो एक दहशत सी है विपक्षी दलों में कि भाई जो बहुत लॉयल नहीं होगा, यानी पार्टी के प्रति, पार्टी के नेतृत्व के प्रति, उसके विचारों के प्रति जो बहुत लॉयल नहीं होगा, वो चुनाव भले ही जीत जाए, लेकिन क्या ठिकाना कि वो हमारे पास रहेगा? वो कब भाग जाए, कब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए या भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य गठबंधन सहयोगी के पास चला जाए। तो ये जो इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीताऊ कैंडिडेट के अलावा जो लॉयल कैंडिडेट हो, जो पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति ज्यादा कमिटेड और प्रतिबद्ध हो, उसे भी एक वरीयता के तौर पे वो देने जा रहे हैं कि सबसे अधिक प्रायोरिटी किसको मिलेगी। एक तो वे जो जीतने लायक होंगे और दूसरे वे जो पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति लॉयल होंगे और किसी कीमत पर वो टूटेंगे नहीं। ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये एक प्रायोरिटी के तौर पे इसको रखा गया है कैंडिडेट सिलेक्शन में। तो दोस्तों जो 39 जो जो जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, 39 जो लोगों की सूची बनी है, उसमें सबसे जो चमकदार नाम है वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का, जो अभी न्याय यात्रा पर निकले हैं। और इस न्याय यात्रा का जो समापन होगा 17 तारीख को होगा। राहुल गांधी के अलावा इसमें जो नाम है दूसरा, जो बहुत चमकदार, बहुत महत्वपूर्ण नाम, वो है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल हाल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस वहां हार गई, इसलिए अब वो विधायक तो हैं, वहां विधायक वो चुने जा चुके हैं, संभवतः पाटन से, लेकिन उनको भी लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया है। वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। राजनांदगांव वही इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। स्वयं जो पार्टी के जो कई प्रमुख नेता, रमन सिंह स्वयं वहां से हैं।
तो ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल के लिए ये चुनाव एक चैलेंज है, लेकिन उनको उतारा इसलिए पार्टी ने क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है दूसरे प्रदेश के प्रमुख नेताओं को, जो आमतौर पे संकुचाते हैं, संकोच करते हैं कि कैसे वो लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे, कहीं हार जाएँगे तो बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, पार्टी उनको आगे नहीं करेगी, पार्टी उनको नज़रअंदाज करेगी। तो ऐसे लोगों को आई थिंक इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए ये बड़े-बड़े नाम उतारे जा रहे हैं। तो उसमें ताम्रध्वज साहू का भी नाम है। ताम्रध्वज साहू, इनको बहुत सारे लोग चूँकि ये मीडिया में बहुत ज़्यादा आमतौर पे बहुत सारे जो दूसरे नेता होते हैं अलग-अलग ढंग के, उनका नाम बहुत उछलता है, लेकिन ताम्रध्वज साहू बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वो ओबीसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं, जो ओबीसी सेल है पार्टी की। इसके अलावा वो गृह मंत्री रहे हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ उनके बारे में कि छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड कम्युनिटी के एक बड़े सेक्शन में उनको बड़ा जनाधार वाला नेता माना जाता है। तो ताम्रध्वज साहू भी महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। अ, आपको मैंने बताया भूपेश बघेल स्वयं राजनांदगाँव से चुनाव लड़ रहे हैं। बंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को चुनाव में उतारा गया है और केसी वेणुगोपाल जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अभी ऑलरेडी वो एमपी हैं, उनको भी चुनाव में उतार दिया गया है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत निकटस्थ पार्टी के नेता माने जाते हैं और वो इस समय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं पार्टी के, संगठन के मामलों के प्रभारी हैं। माना यह जाता है कि अहमद पटेल के निधन के बाद जो एक स्थान खाली हुआ, एक जो सीट खाली हुई कांग्रेस पार्टी में नीति निर्धारकों की, सलाहकारों की, उसमें केसी वेणुगोपाल का नाम शुमार किया जाता है। केसी वेणुगोपाल केरल के अलपुझा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और उनका भी नाम डिक्लेयर हुआ है। स्वयं केसी वेणुगोपाल ही ने अपना नाम डिक्लेयर किया, वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुर्ग से राजेंद्र साहू चुनाव लड़ेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण नेता हैं। इसके अलावा दोस्तों रायपुर जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहां से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो कुछ प्रमुख नाम मुझे दिखाई पड़े वो मैंने आपके सामने रखा। तो माना यह जा रहा है कि अब दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी मध्य प्रदेश में उतारे जा सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी वो भोपाल में लड़े थे और उनको प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव हरा दिया। एक बड़े दिग्गज को एक बेहद विवादास्पद शख्सियत ने चुनाव में हराया। अब उसको इस बार टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। वो बहुत नाराज हैं नरेंद्र मोदी से कि उनको मेरी भाषा नहीं पसंद आई, मेरे शब्द नहीं, कुछ इस तरह की बात उनका बयान मैंने देखा कहीं कि मेरे एक शब्द से या मेरे एक वाक्य से लगता है कि प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए। तो इस तरह से अब इस बार भोपाल से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह दिग्गजों को कांग्रेस उतार रही है मैदान जंग में, मुझे लगता है कि किसी को भी उतार सकती है। लेकिन छिंदवाड़ा जो है एक बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जो कमलनाथ के पुत्र हैं, क्या वो वाकई चुनाव लड़ेंगे या उनकी जगह कमलनाथ को कहा जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, या इन दोनों में से किसी को छिंदवाड़ा में टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या होगा? क्योंकि लॉयल्टी का अगर प्रश्न है तो लॉयल्टी तो इन दोनों की बेहद संदिग्ध हो गई है। अगर केसी वेणुगोपाल के शब्दों को हम लें कि लॉयल्टी भी बहुत जरूरी है आज के दौर में, तो भैया इन लोगों की लॉयल्टी का जो प्रश्न है वो तो बेहद संदिग्ध हो चुका है। और मीडिया में कितने दिनों तक इसको लेकर सिलसिला चलता रहा कहानियों का कि अब गए तो तब गए बीजेपी की तरफ, भले ही नहीं गए अभी तक, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। अभी मैंने देखी खबर, आपने भी देखी होगी कि राहुल गांधी जब उस मध्य प्रदेश के उस इलाके से गुजरे कहीं से, तो 6 विधायक सहित नकुल नाथ और कमलनाथ नदारद थे। तो ऐसे में एक प्रश्न तो है कि क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर रायबरेली और अमेठी, ये 2 सीटों को लेकर मीडिया में और सियासत में तब से अटकलें लगाई जा रही हैं जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी दोनों का अलायंस जो है चुनाव में लड़ेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन लड़ेगा अमेठी में और कौन लड़ेगा रायबरेली में। रायबरेली के बारे में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं और अमेठी के बारे में कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी इस बार फिर उतरेंगे। लेकिन क्या रायबरेली में वाकई
प्रियंका गांधी उतरेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी चुनावी तैयारी करती नजर नहीं आ रही है। चुनाव कहीं लड़ना होता है तो लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, अपना दफ्तर बनाते हैं, काम करते हैं लगातार। इधर वो दिखाई नहीं दे रही हैं, खासकर अपने उस इलाके में जो जहां पर एक समय उनकी माता जी सोनिया गांधी जहां से चुनी जाती रही हैं, रायबरेली। लेकिन अमेठी का जहां तक प्रश्न है, अभी राहुल गांधी वहां से गुजरे हैं अपनी न्याय यात्रा के क्रम में, और पुराना है उनका परिवार का एक इलाका है। ये कहना कठिन अभी है कि कौन लड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है, तो रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी परीक्षा है जिसमें वो उतरना न चाहे। आराम से चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव हारा भी जा सकता है। चुनाव में जीतने और हारने की यही दो सूरत होती है, और कोई तीसरी सूरत नहीं होती है। तो कांग्रेस के नेताओं को रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर वो उत्तर प्रदेश में सचमुच अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं दोस्तों, कि इस बार ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता टिकट तो चाहते हैं, लेकिन वो सीट अपनी मर्जी की खोज रहे हैं। कई ऐसे नेताओं से मेरी बात हुई है कि वो अपनी पुरानी सीट के बजाय कोई नई सीट तलाश रहे हैं, और ऐसी सीट जो गठबंधन में जरूर आ जाए। बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की सूरत आमतौर पे वो नहीं दर्शा रहे हैं। अब देखिए बिहार में क्या होता है, कितनी सीटें मिलती हैं। वैसे ही झारखंड के बारे में अभी 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 कुछ बाकी है, बहुत सारी चीजें। तो ले देकर ये जो स्थितियां आई हैं, इससे जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभरती है कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रमुख नेताओं को चुनाव में उतारेगी, केवल नए लोगों को नहीं। और ओबीसी, एससी, एसटी की जो उम्मीदवारी है, वो कांग्रेस हिस्ट्री में पहले के जो मुकाबले जो जितनी रहती है, उससे ज्यादा इस बार रहेगी। इस बार भी जो उन्होंने बताया है कि 15 अपर कास्ट के लोग हैं इस बार जो उम्मीदवार, अभी 39 घोषित हुए हैं, और 24 उम्मीदवार एससी, एसटी, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। अभी का जो पहली लिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उतना शानदार नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो उतना शानदार अभी नहीं है। लेकिन शायद दूसरी जो सीटें डिक्लेयर की जाएंगी दूसरे प्रदेशों से, उनमें परसेंटेज शायद और बेहतर होगा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो ये सब आज जो मैंने कही बातें कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। और अंतिम बात फिर एक बार दोहराता हूं कि कांग्रेस लॉयल्टी केवल पार्टी विचारधारा नेतृत्व की नहीं, विचारधारा को लेकर प्रतिबद्धता, यह भी इस बार तलाश रही है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।